ओके, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बात कर रहे हैं कुछ और अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए। ओके, वेलकम टू ऑल। सो आज हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हम कवर कर रहे हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड थोड़ा सा टॉपिक है और आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के द मैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग लिखो द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। हिंदी में आप लिखेंगे धारावाही चालक पर, हिंदी में लिखेंगे धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। मतलब सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है, देखिए एक तो अगर इसको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझूं कि मैग्नेट के फील्ड में जब किसी कंडक्टर को लेके आते हैं हम, कंडक्टर मतलब वो सभी पदार्थ से मिलकर के कोई भी एक एलिमेंट ऐसे जो करंट को फ्लो कर सकते हो, वैसे कंडक्टर होते हैं। अगर किसी कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले आऊं तो मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस कंडक्टर पे फोर्स लगाएगा। इसको प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो अगर आप समझना चाहें कि मान के चलो कि आपके पास एक सर्किट में आपने यहां कोई बैटरी जोड़ी हुई है और यहां मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये कोई कंडक्टर है यहां से यहां तक करीब, ये पूरा कंडक्टर है। मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। कंपास आप समझ ही रहे, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग में काम आता है, जिसके ऊपर एक सिंपल यहां पे एक मैग्नेटिक नीडल बनी होती है, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। वही साउथ नॉर्थ इस तरह से पोजीशन होगी इसकी। देखो जब इसमें करंट फ्लो करोगे ना इस सर्किट में, जब करंट आएगा तो इस कंडक्टर से करंट जाएगा, तो क्या ये कंडक्टर से जब करंट निकलेगा तो कंडक्टर क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, ये वाला मैग्नेटिक इसकी चारों तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप इस मैग्नेट को लेके आओगे तो मैग्नेट क्या करेगा, तुरंत अपनी इस पोजीशन से हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। मान के चलो इधर चला गया, ऐसे चला, ठीक है। पहले तो कोई यहां पे था, जब इसमें कोई करंट नहीं था ना, यहां कोई स्विच लगा देते, एक स्विच लगा देते, ये लो, जैसे स्विच ऑन करो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो कंडक्टर में जाएगा, कंडक्टर अपना ये वाला कंडक्टर का मतलब कोई भी मेटल से बना जिसमें करंट फ्लो हो सकता हो। ये कंडक्टर जैसे इस कंडक्टर में करंट जाएगा तो चारों तरफ क्या बनेगा, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कंपास को मैं लेके आऊंगा, ये क्या है, कंपास है, ठीक है। जब इस कंपास को मैं लेके आऊंगा, कंपास में क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है, ये चुंबक की एक धुरी होती है, चुंबकीय धुरी, मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक नीडल हो गई। तो जैसे इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेकर, तो मैग्नेटिक नीडल अपनी इस पोजीशन से हिल के इधर आ जाएगी। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जब किसी कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले गया, कोई कंडक्टर था जब उसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले गया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया, फोर्स लगा। तो उसी फोर्स के बारे में बात करना चाह रहा है कि भाई मुझे तो मैग्नेटिक फोर्स बताओ किसी कंडक्टर के ऊपर कितना होगा। और जनरली आपको पता है, देखो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो जनरली किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। आपको अगर मैं बताऊं कि किसी भी मेटल में करंट को फ्लो करने में सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल कौन है, तो आपको सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो चलो इसी बात पे हम बात करते हैं, डायरेक्शन हमारा ड्राइव कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था आपको, क्या कि अगर आप कोई कंडक्टर को, इसको कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो उसमें फोर्स लगेगा।
कितना फोर्स होगा वो हमने निकालना है। तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लिया लाइक दिस, एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। मैंने मान लिया कि किसी चुंबक में से या मैग्नेट में से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से जाएंगी निकल के। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे लिखते हैं हमेशा, वेक्टर बी से। किससे लिखते हैं, वेक्टर बी से। मैथ में 5वां चैप्टर मैंने इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि वेक्टर इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आता है। तो देखो बी के ऊपर वेक्टर क्यों लगाया है, बी एक मुझे पता है मैग्नेटिक फ्लक्स है, जिसकी रूट हमने स्टार्टिंग में बता रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट क्या होती है, टेस्ला। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इस ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो जब किसी भी वेरिएबल का मान पता हो और उसकी दिशा पता हो, मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शंस, उसका मान भी मालूम है, उसकी डायरेक्शन भी मालूम है, तब उस पे हम क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं। ठीक है, तो इसे इस पे वेक्टर लगाते हैं। अब मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। क्या किया, एक कंडक्टर लिया। कंडक्टर तो बात ही कर रहे हैं कि सपोज दैट मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इस कंडक्टर को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। अब इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे। एक चार्ज था इस तरह से, ये चार्ज कौन है, ये चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही तो करंट को फ्लो करेगी इसमें। ऐसे जब इस रॉड को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए तो इस पे क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो मान के चलो इसमें से करंट कितना जा रहा है, सपोज दैट आई। कितना जा रहा है, आई। हमने क्या क्या माना वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। वेक्टर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, टेस्ला। आई क्या है, करंट फ्लो, करंट फ्लो। हिंदी में लिखना है तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फील्ड, या लिखोगे धारा प्रवाह। साथ साथ मैंने मान लिया, माना ए जो है वो है एरिया ऑफ रॉड, या इस कंडक्टर का एरिया कितना है, जो रॉड आपने रखी नहीं वाली, इसका एरिया ऑफ रॉड, छड़ का क्षेत्रफल, छड़ का क्षेत्रफल। साथ साथ मैंने एल माना लेंथ ऑफ रॉड। क्या मान लिया, लेंथ ऑफ रॉड, रॉड की लंबाई हमने इसकी एल मान ली, यहां से यहां तक। अब आप आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। पहले वो सुनिए। हमें मालूम है, ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो याद रखनी पड़ेगी। वैसे किसी भी चार्ज को, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसे मैं हटा देता हूं। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको इसमें मत लिखना। जब आप ये डायरेक्शन करो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। लिख भी दो जैसे जरूरत, ऐसे कोई मस्ट भी नहीं लिखना, लिख भी दो तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, उसको आप यहां सुनिए बात। किसी भी चार्ज को, चार्ज मतलब आवेश को, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल, उस पर लगने वाला बल, यानी कोई चार्ज है मेरे पास, सपोज मेरे पास चार्ज है एक क्यू, ये कोई चार्ज है, इसको मैंने क्या किया, एक ऐसे फील्ड में रखा कि यहां पे दोनों फील्ड अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड है। तो इस चार्ज पे दो फोर्स लगेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, दो फोर्स लगेंगे। तो कितना फोर्स होगा वो, देखो टोटल फोर्स अगर मुझे निकालना है तो एक फोर्स तो किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक की वजह से, और एक फोर्स किसकी वजह से आएगा, मैग्नेट की वजह से। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये चार्ज जो है ना, वो आपने दोनों फील्डों के साथ रख दिया कि मान के चलो कि ग्रीन कलर का तो जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और बाहर वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों फील्ड इस पे फोर्स लगाएंगे चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक भी लगाएगा और मैग्नेटिक भी लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम पिछले चैप्टर में करवा चुके हैं, ये कितना होता था, E into Q प्लस, और ये कितना होता था, इसको बता दो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Q वेक्टर V into वेक्टर V। ओके, ये फोर्स आपका इसमें होता है। तो अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं केवल ये बात कर रहे हैं कि हमारी
जो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो केवल मैग्नेट की वजह से लगेगा, इलेक्ट्रिकल हटा देना ये वाला। तो हम केवल इस फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अगर किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो उसका फॉर्मूला ये है वेक्टर v इनटू वेक्टर b। वेक्टर v तो इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड, v क्या है उस चार्ज की वेलोसिटी, ठीक है, और q क्या है वो चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम बाद में रख देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूं, तो अब आप क्या लिखोगे, ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, ये कॉन्सेप्ट दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैंजरेन। ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था लैरेंज, इनको लैरेंज फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि लैरेंज ने दिए थे फोर्स। उन्होंने बोला कि अगर किसी चार्ज को उठा के आप दोनों फील्ड देखो, अगर चार्ज है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, अगर उस चार्ज को दोनों फील्ड में एक साथ रख दिया तो दोनों फोर्स लगेंगे। तो ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम यहां पे बात करते हैं, देखिए द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज, ठीक है, हिंदी में किसी आवेशित कण पर चुंबकीय बल कितना होता है, देखो मैं आपको बता देता हूं। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है हमेशा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इस फोर्स का मान भी पता है और इसकी दिशा भी पता है। जब हमें किसी भी फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मालूम होती है तब हम वेक्टर लगाते हैं। तो मेरे पास कितना होता है इसमें, q वेक्टर v डॉट वेक्टर v। यहां पे v को ना vd लिख देते हैं। vd क्यों, क्योंकि vd को यहां पे एक नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं vd बराबर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन करते हैं, तो vd से लिखते हैं। अब आप देखो, अब मुझे पता है इस रॉड में करंट को ले जाने वाला आवेश कौन है, चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस q की जगह मैं इलेक्ट्रॉन रखूंगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे लिखोगे, इसकी जगह आप ई लिख दोगे, ई क्यों, तो क्यों क्या है, क्यों चार्ज है। अब इस रॉड के अंदर करंट को ले जाने का चार्ज कौन काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ही तो चार्ज है इसके अंदर, क्योंकि जो चार्ज आपने लिया है ना क्यू, ये क्यू इलेक्ट्रॉन ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है जो उसको करंट ले जा रहा है इसके अंदर, तो चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन रखें क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो vd वेक्टर v यहां तक आ गया। ये एक सिंगल चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, सिंगल चार्ज पे लगने वाला फोर्स है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूं, ये सारा हटा देता हूं वैसे, देखिए अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नेटिक फोर्स हिंदी में क्या लिखोगे, चुंबकीय बल का परिणामी चुंबकीय बल, क्या लिखेंगे, परिणामी चुंबकीय बल। इसका जब परिणाम आप निकालोगे, परिणाम के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर पढ़ा है इसका मोड़ लेते हैं सीधा, क्या लेते हैं, मोड़ लेते हैं। जब इसका मोड़ लोगे तो क्या लिखोगे, ई, और जो ये वैल्यू है ना vd वेक्टर b ये वाली, इन दोनों वैल्यूज को डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, vd b sin थीटा। ये ध्यान रखना, देखो वेक्टर में दो प्रॉपर्टी है, दरअसल इस साल क्या वो हटा दी हमारे सिलेबस में से, नहीं तो पहले डाल रखी थी कि मान के चलो मेरे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इनको तो पता है क्या लिखते हैं, वेक्टर a का मोड़, वेक्टर b का मोड़ और cos थीटा। जब डॉट होता है तो यहाँ पे cos लेते हैं, और जब ये क्रॉस होता है ना यहाँ पे क्रॉस, तब यहाँ पे साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन, कि वेक्टर ab का दोनों का मोड़ और इनटू में sin थीटा, ऐसे लिखते हैं। जब यहाँ क्रॉस होता है ना क्रॉस, तो यहाँ साइन लेते हैं हमेशा, और जब डॉट होता है यहाँ पे cos लेते हैं हमेशा वेक्टर के, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे किया है फिलहाल, क्या कि यहाँ पे क्रॉस था
ये वेक्टर फॉर्म थी, जब इसका मैंने परिणाम या मैग्नीट्यूड निकाला तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख दिया। अब ये जो फोर्स आपका लगा है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन पे है। कितने पर है? 1 इलेक्ट्रॉन पे। तो हमें तो ये देखना है कि इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस वो देख लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन में 1 डाल रहा हूं, ठीक है। देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं? स्मॉल m। मैं इसको हिंदी बता रहा हूं क्या है। इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? n है। हिंदी मैंने कर दी इसकी। अब आप जरा देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका। ये रॉड है, इस रॉड का जो यूनिट वॉल्यूम है, इकाई आयतन, उसमें n इलेक्ट्रॉन है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? n से गुणा कर दोगे। भाई एक वॉल्यूम में इतना है, तो फिर टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? गुणा तो करोगे आप। तो इसका मतलब रॉड का टोटल वॉल्यूम निकाल लेते कितने हैं। अगर एक वॉल्यूम में ये है तो फिर टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो रॉड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर या रॉड, जो रॉड को कंडक्टर माने ना, तो चालक का आयतन कितना आएगा? एरिया इनटू लेंथ। ये वॉल्यूम होता है किसी रॉड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एरिया इनटू लेंथ, ये वॉल्यूम है। एक वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने वॉल्यूम कितने हो जाएंगे? गुणा कर दो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए n इंटू a इंटू l। ये टोटल इलेक्ट्रॉन। मेरी बात फिर ध्यान से एक बार सुन ले। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये जो आपने रॉड है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। मैग्नेटिक फील्ड में रॉड आपने रखी, सपोज दैट ठीक है, इधर रख दी, ये लो, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि इस रॉड के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो हमें पता है कि फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई भी चार्ज जाता है तो लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है ये F बराबर Q Vd इनटू B। अब यहां से क्रॉस को अगर मुझे हटाना है, ये जो फोर्स है ना ये चार्ज पर है, यहां चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इस Q की जगह इलेक्ट्रॉन रख देंगे, ठीक है। अब मुझे ये मालूम है कि ये क्रॉस है, तो क्रॉस में अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसका मैं परिणाम ही निकालूंगा, जैसे क्रॉस हटेगा तो क्रॉस हटाएंगे क्या करेंगे? इस पे साइन लगा देंगे। ये वेक्टर का रूल होता है। अगर आपने ऐसे क्रॉस हटाया तो बिना वेक्टर के दिखाना चाहते हो इससे दिशा के, तो आके साइन लगा देंगे, ठीक है। यहां तक आ गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ना ये 1 इलेक्ट्रॉन का है। तो पहले हमें देखना है कि इस रॉड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो मुझे पता है कि मैंने मान लिया इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, मतलब एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है। तो रॉड का वॉल्यूम है कितना? वॉल्यूम कैसे निकालोगे? एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। अरे देख लो ना, एरिया की यूनिट क्या होती है, हमारा मालूम है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर क्यूब बन गया ना ये, तो मीटर क्यूब वॉल्यूम तो हुआ। अब मुझे पता है अगर एक वॉल्यूम में n है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? गुणा कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए टोटल। तो एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स ये है, तो इतने इलेक्ट्रॉन में फोर्स कैसे निकालोगे? इनटू कर दो। तो टोटल फोर्स क्या बना? तो जरा देखिए यहां मैं लिख देता हूं। टोटल फोर्स F बराबर, ठीक है, इस केस में इनटू कर दो। तो क्या आएगा? NaL E Vd B sin थीटा। ये टोटल फोर्स आ गया। अब इसमें आपको अब जो देखना है वो ये है कि L और B को एक साथ लिख के बाकी सबको एक साथ ले लो। E देखो E N A और Vd E N A Vd, इनको एक साथ ले लो। और बाकी जो बचे कौन कौन? एक तो बचा L और एक बचा B। L B sin थीटा, इनको एक साथ ले लो। ले लिया। इसी में दरअसल एक चैप्टर में कंटेंट है जो तुम्हारे डालने रखा है। यहां पे ये जो टर्म है ना ये वाली, इसको हम करंट I से प्रेजेंट करते हैं। ENAVD, ये क्या है? करंट फ्लो इन कंडक्टर। करंट फ्लो इन कंडक्टर मतलब चालक में प्रवाहित धारा। हिंदी में क्या लिखेंगे? चालक में प्रवाहित धारा। ये लो,
इसको मैं आई लिख देता हूं। तो F बराबर क्या बन गया, आई एल बी साइन थीटा। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो? अगर मुझे इसको साइन को हटाना है, देखो आप यहां देखो, यहां समझो दोबारा से, जब आपने वेक्टर और क्रॉस इसमें से हटाया तो आपने क्या लगा दिया इसमें साइन। मैं उल्टा भी तो सोच सकता हूं, अगर मुझे साइन हटाना है तो मैं इन दोनों वैल्यूज को वेक्टर में लिख सकता हूं। ऐसे ही सेम तरीका यहां, अगर मुझे इसमें से साइन हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, आई को छोड़ के इन दोनों को किसमें लिख दूंगा, वेक्टर में। किसमें लिख दूंगा, वेक्टर में। ऐसे भी लिख सकता हूं उसको मैं। फिर मुझे साइन हटाना है इसमें से, ये दोनों वेक्टर में आ जाएगी, दोनों क्वांटिटी। तो ये फोर्स लगता है अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, कोई कंडक्टर है मेरे पास, उसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो ये फोर्स होता है आई एल इनटू बी। को याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा हमारे, ठीक है। तो ये फोर्स इसके ऊपर लगेगा। अब प्रॉब्लम है कि इसमें फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक हम रूल काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक नियम काम में इसमें लेंगे फोर्स की डायरेक्शंस को निकालने के लिए, विच इज कॉल्ड द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है, जरा से भी देखें हम। ये फोर्स याद रखना, अगर कभी पूछे मैग्नेटिक फोर्स में कितना फोर्स लगता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, ठीक है। कंडक्टर तो क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बनते हैं बेसिस में, तो फोर्स हमारे पास ये भी होता है। अब न्यूमेरिकल्स में अगर उसने वेलोसिटी दी तो ये लगाएंगे, वेलोसिटी नहीं दी तो हम ये लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें एक नॉट डाल के मुझे लिख लेना, नॉट डाल के सिर्फ ये लिख लेना, नॉट डाल के लिख लो, फोर्स की डायरेक्शन को फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, राइट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, डायरेक्शन को ज्ञात, जरा वो भी देख लो। अब मान लो, देखो मैं आपको बताऊं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ऐसे माना आपका चार्ज की वेलोसिटी ऊपर है, ऐसे आपका चार्ज आ रहा है वीडी वेलोसिटी से, यही तो था। फ्लेमिंग ने क्या बोला, अपना राइट हैंड लेना, क्या लेना, राइट हैंड लेना, और इस राइट हैंड में क्या करना, आपने राइट हैंड लिया, अपना राइट हैंड ये बनेगा, ठीक है, ठीक। ये राइट हैंड में 3 फिंगर बनानी है, थोड़ा मेरे फिंगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको यहां से बताता हूं, लेफ्ट से ये आपने ऐसे बनाना है। ये तो थंब हो गया, अंगूठा हो गया आपका, ये फर्स्ट फिंगर हो गई, पहली उंगली, और ये होगी मिडिल फिंगर। मिडिल क्यों, देखो आप ऐसे 5 फिंगर है ना, 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, तो मिडिल फिंगर होने वाली। तो आपको राइट हैंड से करके देखना है। तो इसने क्या बताया, फ्लेमिंग ने क्या बताया कि आपके पास जो चार्ज Q है, जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड पे रखा था, जैसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड भी था, इसमें आपके पास चार्ज Q था, इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे था। तो इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर कौन सी है वाली, राइट, इसको तो आप इसके डायरेक्शन में रख लें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मिडिल फिंगर को इस वेलोसिटी में रख दें। तो जो अंगूठा होगा ना आपका, ये जिधर भी जाएगा वो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। मतलब आप क्या करना है, जनरली अगर आपको प्रैक्टिकली करके बताऊं, जैसे आपने 3 फिंगर ली, मैं तो लेफ्ट हैंड की ले रहा हूं, आप राइट हैंड की लेके देखना है, ऐसे 3 फिंगर ली, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया फर्स्ट फिंगर पे, दूसरे पे वेलोसिटी आ गई, इनको ऐसे सेट कर दो, तो ये अंगूठा जिधर भी जाएगा ना, उधर ही आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये दरअसल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने बता दिया, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक देखेंगे कि भाई मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा किसी रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर। सो फिलहाल हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं वो लिखेंगे फोर्स ऑन ए रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक बार। देखो मैग्नेटिक फोर्स
ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल ये कंडक्टर है रेक्टेंगुलर टाइप का, उस पर टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट जरा देखिए, मान के चलो कि अपने पास ये 3 कोऑर्डिनेट है, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक y, एक x और एक z। बताइए आपको सबको z, x, ये हमने क्या किया, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लिया और माना कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है। ये जो प्लेन है ये प्लेन से ऐसे बाहर होगा तो ऐसे फील्ड जा रहा है, ऐसे इस तरह से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्स डायरेक्शन में ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ऐसे बहुत सारा होगा चारों तरफ इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट ली, सपोज दैट वो रेक्टेंगुलर प्लेट थी वो थोड़ा सा मैंने इस तरह से तिरछी रख दी लाइक दिस। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये सिरा है, ये बी सिरा है, सी सिरा है, डी सिरा है, और इस पूरे रेक्टेंगुलर प्लेट में जो करंट है वो इस तरह से फ्लो इस तरह से। ठीक है, साथ साथ मैंने मान भी लिया कि माना जो ए बी फेस की लंबाई है वो स्मॉल एल है, जिसके सामने इसकी भी वही होगी, और इसकी लंबाई वो स्मॉल बी है तो इसकी भी स्मॉल बी होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं ए बी फेस और सी बी फेस की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, ये लंबाई है जो कि बराबर होगी, और बीसी फेस और एडी फेस आमने सामने की इनकी लंबाई कितनी सपोज दैट बी है, ये मैंने मान लिया। और आई क्या है, करंट फ्लो, करंट फ्लो, और किस वेलोसिटी से चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें, सपोज दैट v वेलोसिटी है। कोई दिक्कत? चलो ठीक, और प्लेट की चौड़ाई जो है वो हमने कितनी मान ली, सपोज दैट तो b आपको बताइए कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र। चलो सबसे पहले हमें जो एक बात का ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि हम एक इसमें फोर्स निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे। तो पहले मैं आपको अगर बात करूं तो देखो ये जो एडी है ना, एडी सिरा, इसको अगर मैं आपको यहां बना के दिखाऊं तो मेरा एडी सिरा कुछ इस तरह से है। स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स की बात करना, पहले मैं एडी सिरा कुछ ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। एडी फेस, इस आयताकार कॉइल जो है ना ये, इसकी एडी भुजा ऐसी तो है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से ऐसे निकल रहा है, तो माना मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ये गया, देखो ध्यान से, ये गया मैग्नेटिक फ्लक्स वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो एडी फेस है ना, ये मान के चलो कि मैंने इससे 90 डिग्री पे एक लाइन खींची और सपोज दैट ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो फिर मुझे क्लियर मालूम है, ठीक है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री है उसमें से थीटा जाएगा तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा, कितना बचेगा 90 माइनस थीटा, तो उसको मैं अल्फा से लिख रहा हूं मान लो, तो 90 माइनस थीटा बच गया। ठीक है, अब मुझे इसमें फोर्स निकालना, सबसे पहले एडी फेस पे फोर्स क्या होगा, फोर्स का जस्ट आपने फॉर्मूला भी देखा थोड़ी पहले कंडक्टर के अंदर, वो निकालते हैं। सबसे पहले लिखो फोर्स ऑन ए एडी फेस। अभी आपने जस्ट थोड़ी पहले जो पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स इन ए कैरिंग कंडक्टर, कितना फोर्स था याद करो, फोर्स का फॉर्मूला उसमें ये था, वेक्टर एडी का फोर्स निकालना है तो करंट आई और यहां पे था एन इनटू बी वेक्टर बी। आई होप कि आपको याद आ गया, ये था। अरे मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज को रखोगे तो कितना फोर्स लगता है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, फोर्स ऑन एडी फेस, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड फोर्स का मतलब हिंदी में लिखना परिणामी बल। तो जैसे इसका परिणामी निकालोगे ना, इसका मोड लोगे तो तुरंत क्या करोगे, इसमें से क्रॉस को हटाओगे, वेक्टर को हटाओगे, क्या लगा दोगे, साइन। याद आ गया, साइन कितना लगेगा बताओ, इस वेक्टर को जैसे आप हटाएंगे इसमें से, तो ये सपोज दैट ये एडी फेस पे है ना, ये वाला एडी फेस, ये एडी फेस है, तो ये एडी फेस, ठीक है, ये एडी फेस हियर, इस पे लगने वाला फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो किससे निकालोगे, राइट हैंड रूल से। किससे निकालोगे,
राइट हैंड रूल से। तो उसमें जो राइट हैंड रूल से निकालोगे ना, तो उसमें एल के और बी के बीच की डायरेक्शन, जैसे मान लो सपोज दैट आपका ये एल है, देखो मैं आपको बता रहा हूं ये एल है और फील्ड जा रहा है ऐसे, तो इनके बीच का एंगल होता है, ये एंगल मालूम है बीटा है, तो आपने क्या लिखा है साइन बीटा। तो इस केस में देखो बीटा साफ साफ दिख रहा है कितना है 90 डिग्री, तो एफ ए बी कितना आ जाएगा आई एल बी, ये फोर्स निकल के आ गया मेरे पास। देखो यहां जो हम साइन लेते हैं ना वो एल और बी के बीच का ही कोण होता है, राइट। तो एल और बी के बीच का जो कोण है वहां पे कितना है, ये लेंथ इसकी एल रही और मैग्नेटिक फ्लैग जो है ऐसे जा रहा है सीधा निकल के, तो ये 90 डिग्री कोण है इनके बीच में। आप यहां देख सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये वाला जो फेस है ना मेरा एडी फेस, तो ये रहा और एबी फेस मेरे पास ये रहा। तो सबसे पहले फोर्स आप एबी फेस पे निकालो, सॉरी ये एडी पे नहीं, पहले एबी पे निकलेगा, एबी फेस, ये एबी फेस है, ठीक है। एबी फेस की बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले फेस कौन सा लिया आपने, एबी फेस की हम बात कर रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, तो एबी फेस, ये वाला एबी फेस है ना वाला, इस पे फोर्स निकाल रहे थे हम इस वाले। तो फोर्स का फॉर्मूला यही तो होता था हमारा भाई, जिस पे फोर्स निकाल रहे उसकी लंबाई क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इनटू में आई, क्रॉस हटाना है तो साइन लगा दो, और यहां जो एंगल आता है, एंगल क्या होता है एल और बी के बीच का। अब आपको पता है एल ऐसे बी इसमें जाते के बीच के 90 डिग्री कोण दे रखा था, ठीक है। अब देखो जितना फोर्स इसमें है एबी में उतना ही फोर्स सीडी में है, जो आमने सामने पैरेलल है। बट राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दोनों की सेम डायरेक्शन आती है, दोनों एक तरफ ही रोटेट होते हैं। तो देखिए अब आप निकालो फोर्स ऑन ए सीडी फेस, फोर्स ऑन ए सीडी फेस, सीडी बुझाने वाला कितना है, तो सेम तरीके पहले वेक्टर लिखोगे, वेक्टर सीडी, ये रहेगा सेम आई एल क्रॉस बी, क्योंकि आपको पता है इसकी लेंथ एल ही मेरे पास, ठीक है। अब इसमें जाएगा मैग्नीट्यूड निकालो तो क्या हो जाएगा इसका एफसीडी का, मैग्नीट्यूड निकालो वेक्टर हटाओ तो यहां क्रॉस हट के क्या जाएगा साइन आई एल बी, तो यहां साइन बीटा है, साइन बीटा का मान वही आप क्या लगाओगे 1, क्योंकि 90 डिग्री रखना बीटा का मान, तो सेम निकलेगा, तो जितना इस पे फोर्स आएगा उतना इस पे फोर्स आ जाएगा, एक मेरे पास ये निकल गया, ओके। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं बीसी, किसकी, बीसी फेस और एडी फेस की बात करूं, उस पे क्या होगा। स्टूडेंट मेरी बात का ध्यान रखना कि एडी फेस और बीसी फेस, एडी फेस और बीसी फेस की अगर हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। ये दो फोर्स आपने निकाल लिए, इस पे आ गया, इस पे आ गया, इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये याद रखना कि हम आगे काम करेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो अगला स्टार आएगा फोर्स ऑन ए एडी फेस, एडी फेस क्या फॉर्मूला है बता, फोर्स ऑन एडी फेस देखोगे एडी वेक्टर, पहले फॉर्मूला वेक्टर, अब आई यहां क्या तो लेंथ गुणा बी आता है, तो लेंथ कितनी मानी आपने एडी की, बी लेंथ मानी, स्मॉल वेक्टर बी इनटू कैपिटल वेक्टर बी, ठीक है। लेंथ तो लेते हैं, लेंथ आपने इस वाले फेस की स्मॉल बी मान रखी है, और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका परिणाम, मैग्नीट्यूड फोर्स, ठीक है, तो कितना आएगा एफ एबी बराबर, क्रॉस हटाओगे इसमें से, क्रॉस हटाओगे तो क्या लगाओगे बताओ साइन, लेकिन अब कितना फोर्स आएगा देखो, एडी फेस तो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इनके बीच का एंगल कितना देखो ये अल्फा, अल्फा का मतलब कितना जाएगा यहाँ पे आई बी साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट पढ़ा है ना आपने ट्रिग्नोमेट्री, 90 डिग्री आती है cos में जाएगा साइन में, तो पहली क्लास है ना, क्या है ये साइन सॉरी cos थीटा, ये लो। अब जितना फोर्स इस पे निकला है उतना फोर्स इस पे निकले, ठीक है। तो देखो इसको आगे देख लेते हैं, सिमिलर फोर्स ऑन ए बीसी फेस, अब बीसी फेस में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे बीसी बराबर सेम बनेगा ये आई बी बी cos थीटा, या
अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 4 फोर्स आ गए। कितने आ गए? 4 फोर्स। उनको देखो जरा ध्यान से, मैं आपको बैलेंस करता हूं, फोर्स को कैसे बैलेंस करना है। याद ये रखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको शॉर्ट कर रहा हूं डायरेक्शन को बहुत। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का दाहिनी हाथ का नियम था, उसने क्या बोला कि बीसी फोर्स और डी फोर्स या एडी फोर्स आपस में बराबर होंगे, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट। इनका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो बाकी दो बचते हैं उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। कौन कौन से बचे थे आप याद करो। जैसे ये एडी फेस था, तो एडी के नीचे जस्ट मेरे पास भुजा कौन सी थी? बी। बी के बाद में सी पे गया था, ये डी पॉइंट था, यहां नीचे सी आएगा, ऐसे कुछ था। तो इस वाली भुजा के ऊपर जो फोर्स आया था वो कितना था? एफ ए बी। और इस वाले में फोर्स कितना आया था मेरे पास? एफ सी बी। ये दोनों फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग एडी फोर्स और बीसी फोर्स ये वाला, ये तो आपस में बराबर है, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। और ये वाले फोर्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है? एफ ए बी एंड एफ सी बी आर अपोजिट, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये वाले दोनों फोर्स। ठीक है? तो वो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, बस इतना सा बता के है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अब नेक्स्ट लेक्चर में केवल आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। पहले फॉर्मुलेशन बनाऊंगा, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कि आपको कौन कौन से न्यूमेरिकल्स में करके आने हैं और किस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जा सकते हैं आपसे।